पुराने सिनेमा वाले नए हीरो हीरोइन के साथ पाकिस्तान की नई फिल्म वेलकम टू पंजाब लेकर आए हैं। शहजाद रफीक साहब, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक मुस्तनद नाम था, जब पाकिस्तान में रिवायती फिल्में बना करती थी, ड्रामा बनाने वालों ने फिल्में बनानी शुरू नहीं की थी, उस वक्त इनका बड़ा नाम था खिलौना और घूंघट, और खास तौर पे इनकी फिल्म सलाखे। सलाखे उस दौर की सबसे शानदार फिल्म थी, और जब हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि सलाखे जैसी फिल्म बना सके, तो पाकिस्तान में ड्रामा बनाने वालों ने रिवाइवल ऑफ द सिनेमा के नाम पे पाकिस्तान के सिनेमा को ड्रामा बना दिया। वेलकम टू पंजाब आपको वेलकम करने को तैयार है। 14 अगस्त को आपके शहर में रिलीज हो रही है। मैं इस फिल्म का प्रीमियर देख आया हूं। फिल्म कैसी है 14 अगस्त से पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, फिल्म की कहानी एक आम सी रोमांटिक कहानी है। एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की के माँ बाप है, लड़के के भी माँ बाप हैं, दो फैमिली है। कराची और लाहौर के दरमियान की ये स्टोरी है, जिसमें सखर, सेवन और सवात की भी है। साजिद हसन साहब की बेटी बिस्मा है, लेकिन साजिद साहब का एक बेटा भी है, फैजी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था शक की बिना पे। परहैप्स के उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं निकला, लेकिन वो घबरा गए और शहर छोड़ के लाहौर चले गए। रास्ते में बिस्मा यानी ज़ारा हयात की मुलाकात यूसुफ यानी आदि खान से हुई, और बहरहाल ये लोग लाहौर पहुंचे, और इत्तेफाक से लाहौर में भी ये एक ही जगह रहे। और फिर ज़ारा का एक ऐसा रिश्ता आया जो ज़ारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और अगर उसके घर वाले उसकी बात को समझते तो शायद वो भी पसंद ना करते। लेकिन बुशरा अंसारी, जिसका रोल थोड़ा सा नेगेटिव है, उसने इस बात को नहीं माना, और फिर ज़ारा मजबूरन आदि के साथ फरार हो गई, भाग गई। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई कि ये दोनों वापस आए और कहानी फैलती चली गई और एंड अच्छा हुआ। मेरे ख्याल में इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स था वो 7 की दरगाह पे हो गया था। उसके बाद सिर्फ कंक्लूजन था। ओवरऑल फिल्म की स्टोरी में बहुत कुछ जहां दिखाया है, वहां पे एक खास बात यह है कि कुछ मैसेज दिए गए हैं नई नस्ल को कि सोच कर फैसला करें, ना कि फैसला करने के बाद सोचें, और पुरानी नस्ल को कि वो हर वक्त नई नस्ल को गलत ना समझें। जावेद शेख उसमें हीरो, आदि खान यानी यूसुफ के बाप बने। साजिद खान ने अपने बेटे को और जावेद शेख ने अपने बेटे को वैसे कूटा बहुत है इस फिल्म में। नॉर्मली आजकल की फिल्मों में बाप जो है वो इस तरह से नहीं मारते, इस फिल्म में बाप उसी तरह से मार रहे हैं जिस तरह से हमारे जमाने में अब्बा मारा करते थे। फिल्म की स्टोरी मैंने आपको बताई है, एक आउटलाइन दी है फिल्म की, लेकिन उसके बाद दीगर चीजों पे बात करते हैं। फिल्म की कास्टिंग, फिल्म में हीरो और हीरोइन बिल्कुल नए हैं। मेरे ख्याल में ये लोग टिकटॉकर और व्लॉगर भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश चेहरा है। दोनों हीरो हीरोइन आपको ठीक लगेंगे। दोनों ने अपनी तरफ से एक्टिंग बहुत अच्छी करने की कोशिश की है। बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश है, और उनकी इस एक्टिंग को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होने की वजह यह भी है कि उनके साइड में इतने बड़े बड़े एक्टिंग के नाम है जिनका एक मुकाम है, जिन्हें हम एक्टिंग का इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं। फिरदौस जमाल साहब, जावेद शेख, बुशरा अंसारी, साजिद हसन, अर्जुमन रहीम और अदनान सिद्दीकी। और इन सब के ऊपर पाकिस्तान की पुरानी मारूफ अदाकारा मुमताज, जो इस फिल्म में हीरो की मां बनी है, और क्या मां बनी है। इससे पहले जब 90s में फिल्में आ रही थी, नीलो बेगम शान की मां के रोल में परफेक्ट थी। बहरहाल वो मोहम्मद राना की मां भी बहुत अच्छी लगती थी, और अब बहुत सालों बाद मुमताज बेगम ने मां के रोल को एक दफा फिर जिंदा कर दिया है। बहुत खूबसूरत बुशरा अंसारी, जिसका किरदार थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ी सी कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, और शायद इन सारे लोगों में कहीं कहीं आपको लगेगा कि वो ओवर एक्टिंग भी कर रही है। लेकिन मुमताज बेगम की एक्टिंग, मुमताज बेगम की ममता और मुमताज बेगम की जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत लाजवाब है। जावेद शेख साहब हमेशा की तरह बेहतरीन। साजिद हसन, एक बाप जिसकी बेटी घर छोड़ के चली गई है, और एक इज्जतदार आदमी किस तरह से बिहेव करता है, ये सारी चीजें बहुत खूबसूरती से बताई गई हैं। लेकिन साथ में मैसेज भी है। यूसुफ बेग कुरैशी का एक सीन है, और उस सीन को देखते ही मुझे फिल्म के स्टार्ट में एक स्लाइड याद आई। वो स्लाइड थी कि उसमें खलीलुर रहमान कंवर साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया था, एक खुसूसी सीन और उसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग के लिए। और यकीनन फिल्म देखते हुए एहसास हुआ कि वो यूसुफ बेग कुरैशी वाला जो सीन है वही वो सीन होगा जो खलीलुर रहमान कंवर ने लिखा होगा, क्योंकि वो जो सीन है इस फिल्म की मेन जान है। इस फिल्म की उस सीन के बाद इस फिल्म की आगे जो कहानी है, क्योंकि ये तो भाग चुके थे, एक तरह से ये घर वालों को छोड़ के जा चुके थे, और इन दोनों को शादी करने के लिए कोई नहीं रोकने वाला था। लेकिन ये फिर क्यों वापस आए,
और फिर क्यों इन्होंने वो सब जद्दोजहद की जो आप इस फिल्म में देखेंगे, उसकी वजह वही सीन है जहां एक मैसेज भी है, जहां बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी। फिल्म के गाने फिल्म के अंदर बहुत अच्छे हैं। हैरत अंगेज तौर पे फिल्म के जो गाने हैं वो ऐसे तो नहीं है कि आप अलग से डेक के ऊपर सुनते रहें, लेकिन बहरहाल फिल्म के अंदर ये गाने अच्छे लग रहे थे, कहानी के हिसाब से थे। फिर एंड में एक ट्रेजेडी गाना है और फिर पाकिस्तानी फिल्मों की रिवायत धमाल। बहुत दिनों बाद मेरे ख्याल में जनरेशन जेड यानी आज की जो नस्ल है, जो 24-25 साल की है, जो इसी सदी में पैदा हुई है, उसको तो मालूम भी नहीं होगा कि सिनेमा में धमाल कितना धमाल मचाता है। आखिरी बार सिनेमा में धमाल मैंने पहले शहजाद रफीक साहब की फिल्म सलाखे में देखा था और फिर मजाजन में शान ने धमाल किया था, जिसके ऊपर बहुत बातें बनी थी, लेकिन लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी थी। अगर वो लोग फिल्म देखते तो उनको पता चलता कि शान ने वो धमाल क्यों किया था। धमाल है और वो 7 शरीफ की दरगाह पर ही है और दरगाह को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे शानदार चीज, जो इसकी स्टोरी में, स्क्रीन प्ले में छोटे मोटे फ्लॉज थे। आप बहुत जगह स्टोरी को कह सकते हैं कि शायद थोड़ी सी ये कहानी लंबी हो गई या ये सीन जो था इलॉजिकल था, कहानी को, इस बात को किसी और तरीके से भी बयान किया जा सकता था। वो सारी चीजें आप भूल जाएंगे जब आप इस फिल्म की कैमरामैनी देखेंगे। बहुत दिनों बाद पाकिस्तान में किसी फिल्म की बहुत खूबसूरत कैमरामैनी, कराची, लाहौर, सक्खर, 7 और सवात की बर्फबारी, कराची का समंदर, सक्खर का दरिया, लाल शहबाज की दरगाह, हर मंजर बहुत लाजवाब है। दरिया में कश्ती बहुत दिनों बाद मैंने देखी, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि हमने किसी फिल्म में दरिया में कश्ती का कोई सीन देखा हो। सवात की बर्फबारी दिखाई है और ओरिजिनल बर्फबारी दिखाई है। ये इतनी बर्फबारी में हीरो हीरोइन पता नहीं कौन चक्की का आटा खाते हैं, जो इतनी बर्फबारी में भी नॉर्मल से कपड़े पहन के गाना गा लेते हैं। वो फिल्म जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो वाकई सचमुच की बर्फबारी है और सच का सवात है। और ड्रोन कैमरे का जिस तरह से इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाया है, हीरो हीरोइन को खूबसूरत दिखाया है। हीरो हीरोइन अच्छे हैं, लेकिन जो कैमरामैनी है उसने इनको और ज्यादा खूबसूरत बना दिया। बात तो सीन है, मैं आपको एक बात बताऊं, इस फिल्म का तकरीबन हर मंजर जो आउटडोर मंजर है उसे आप वॉलपेपर बना सकते हैं, इतना परफेक्ट है। इवन के रेलवे स्टेशन के जो मनाजिर हैं और पब्लिक के और स्ट्रीट के या बाजार के मनाजिर हैं, और सबसे अहम बात यह है कि कोई भी चीज सेट पे नहीं है, बल्कि बिल्कुल ओरिजिनल लोकेशंस पे इतनी भीड़ के साथ शूटिंग की है, इसलिए बिल्कुल रियलिटी पता चलेगी। कहीं पे भी आपको फिल्म में मसनूइयत नजर नहीं आएगी। और मैंने जो बात शुरू में कही थी, क्योंकि ये फिल्म सफदर मलिक साहब वो भी पुराने जाने माने प्रोड्यूसर है, शहजाद रफीक साहब प्रोड्यूसर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, बड़ी जबरदस्त फिल्में बनाई है। तो इन लोगों ने जब फिल्म बनाई है तो फिल्म को फिल्म की तरह बनाया है। फिल्म का 70 mm का जो पर्दा है पूरी तरह से इस्तेमाल किया है, फिल्म के कैनवस को यूज किया है, फिल्म में म्यूजिक डाला है, फिल्म में कहानी है, भाग दौड़ है, थ्रिल है, और सबसे अहम बात, कहानी चलती रही है, कहानी रुक नहीं रही थी। कहानी में इमोशंस हैं, कहानी में जहां पे भी हंसाया है, सनफ सरदार से तो ज्यादा हंसी आएगी। आप कॉमेडी का ठेका जो है वो इफ्तिखार ठाकुर और अकरम पिया को दिया था। इफ्तिखार ठाकुर जो यूसुफ यानी हीरो का चच्चा बना है, और अकरम पिया जो यूसुफ का बड़ा भाई बना है, और इन दोनों ने जो जुगते लगाई हैं, जगह जगह पे जुगते लगाई हैं। और खास तौर पे एक जुगत मुझे बहुत पसंद आई थी, बेटे तू आतिफ असलम बन, तू अली जफर बन, तू राहत फतेह अली खान बन, तू कुछ भी बन, बस चाहत फतेह अली खान ना बन। इस तरह की खूबसूरत छोटे छोटे जुमले, मंजर, लोकेशंस, सिचुएशंस आपको फिल्म रखेगी। और बहुत दिनों बाद मैंने पाकिस्तान में कोई फिल्म देखी है जिसमें 3 बार सिनेमा में बैठी हुई ऑडियंस ने स्पॉन्टेनियस क्लैप किया है। खास तौर पे एक सीन जिसमें ये यूसुफ जो है अपनी माँ के पैरों को हाथ लगा के कसम खाता है, फिर उसके बाद दरगाह का सीन, और एक और सीन है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो जाहिर है स्पॉइलर हो जाएगा। मैं ये फिल्म रिलीज होने से पहले जाहिर है रिव्यू दे रहा हूँ। फिल्म की बुराई करना नहीं चाहिए, और फिल्म में कोई ऐसी खास बुराई है भी नहीं। शुरू में आप जब देख रहे होंगे आधा पौना घंटा तो आप बहुत सारी बुराइयां निकालने की कोशिश करेंगे कहानी में और कहेंगे कहां फंस गए, लेकिन एकदम अचानक आपको एहसास होगा कि फिल्म ने जो पेस पकड़ा है, फिल्म ने जो टर्न एंड ट्विस्ट लिए हैं, तो उसके बाद आपको फिल्म में मजा आने लगेगा और एंड तक आप फिर इस फिल्म को देख के उठेंगे नहीं। फिल्म देखते हुए, फिल्म के दौरान कोई भी शख्स जो है वो फिल्म खत्म होने से पहले नहीं उठा है, बल्कि सब लोगों ने आखिर के नंबर देख के फिल्म खत्म की है।
मेरा मशवरा है, अगर आप सिनेमा पर फिल्म देखने जाते हैं इस 14 अगस्त वाले वीकेंड में, इस फिल्म को देख सकते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।